हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं वायुमंडल के तापन और शीतलन की। अर्थात हमारा जो वायुमंडल है वो किस तरीके से किन किन विधियों के द्वारा गर्म व ठंडा होता है, हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थात हमारा वायुमंडल किन किन तरीकों से गर्म व ठंडा होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वायुमंडल के तापन और शीतलन की। तो यहाँ वायुमंडल का जो गर्म व ठंडा होना है वो कई तरीकों से, कई विधियों से संपन्न होता है। और यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना। अर्थात हमारा जो वायुमंडल है उसको गर्म करने का एक तरीका, उसको गर्म व ठंडा होने का एक जो तरीका है वो है प्रत्यक्ष सूर्यातप से। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसको वायुमंडल अवशोषित करता है। और ये हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट टॉपिक जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा था कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा के लगभग 14% विकिरण के भाग को हमारा वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। अर्थात सौर विकिरण का 14% भाग धरातल पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित कर लिया जाता है और उससे वायुमंडल गर्म होता है। तो ये एक ऐसा तरीका है, लेकिन चूंकि वायुमंडल के गर्म होने में ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि इसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से अन्य कारकों की तुलना में कम है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक जिसको हम परिचालन या संचलन के नाम से भी जानते हैं। और ये वायुमंडल में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा वायुमंडल और वायुमंडल की विभिन्न परतें तापमान प्राप्त करती हैं, गर्म व ठंडी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिचालन या संचलन होता क्या है और इसमें किस तरीके से ऊष्मा ट्रांसफर होती है, किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो परिचालन या संचलन वह विधि है जिसमें किसी भी वस्तु के या पदार्थ के जो अणु हैं वो अपने संपर्क में आने वाले दूसरे अणु को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं और एक अणु से दूसरे से उसके संपर्क वाले तीसरे, फिर उससे अगले, इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्रमशः होता चला जाता है। लेकिन इस परिचालन या संचलन में अणुओं का एक दूसरे से भौतिक संपर्क बहुत जरूरी है। बिना भौतिक संपर्क के संचलन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसको एक साधारण सा एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए किसी लोहे की पत्ती है, उस लोहे की पत्ती पर मोम के द्वारा हम माचिस की कुछ तीलियां चिपका देते हैं और उस लोहे की पत्ती के एक सिरे पर मोमबत्ती जला करके हम उसको गर्म करते हैं। और हम ये देखेंगे कि जब वो लोहे की पत्ती एक सिरे से गर्म होगी तो उससे धीरे धीरे वो मोमबत्ती एक सिरे पर लगी हुई है, लेकिन वो ऊष्मा क्रमशः एक अणु से अगले से फिर उससे अगले, इस प्रकार से उस पूरी पत्ती में अंत तक पहुंच जाएगी। और वो जो तीलियां हमने चिपकाई थी वो क्रमशः सबसे पहले मोमबत्ती के सबसे नजदीक वाली जो तीली है वो गर्म होकर के मोम पिघलेगा और वो नीचे गिर जाएगी। उसके बाद में उससे अगली तीली और सबसे अंत वाली छोर वाली जो तीली है वो सबसे बाद में जाकर के गिरेगी। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये संचलन की प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित हुई और क्रमशः एक अणु। और इस संचलन की प्रक्रिया में ये भी जरूरी है कि विभिन्न अणुओं के बीच किसी एक वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु या किसी एक वस्तु के ही अणुओं के बीच तापमान में अंतर होना चाहिए, क्योंकि संचलन की प्रक्रिया तभी कार्य करेगी जब तापमान में अंतर पाया जाएगा। और संचलन की प्रक्रिया जब किसी वस्तु के विभिन्न क्षेत्रों में या एक वस्तु और दूसरी संपर्क वाली वस्तु के तापमान में भिन्नता खत्म हो जाएगी, तापमान बराबर हो जाएगा, तो संचलन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो वही संचलन की जो प्रक्रिया है वो वायुमंडल में भी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या वायुमंडल का हीटिंग और कूलिंग करने के लिए जिम्मेदार है। तो वायुमंडल में भी
जब सूर्य की किरणें धरातल तक पहुंचती हैं और धरातल गर्म होता है तो धरातल के संपर्क में आने वाली जो वायु की परत है वो उस हीट को, उससे संपर्क की वजह से उसके अणु उस ऊष्मा को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस परत के अणुओं से सटे हुए ऊपरी परत के जो अणु हैं वो उनमें चूंकि तापमान की भिन्नता होती है, तापमान क्रम से कम होता है, तो एक अणु से दूसरे अणु में इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और वायुमंडल की जो परतें हैं या वायुमंडल का जो क्षेत्र है वो क्रम से इस संचलन की प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता जाता है। और यही ठंडे होने की प्रक्रिया में है। जब रात्रि के समय धरातल ठंडा होगा तो धरातल के संपर्क वाली वायु सबसे पहले ठंडी होगी और ऊपरी वायुमंडल जो है तुलनात्मक रूप से गर्म होगा, तो ऊपर के वायुमंडल के जो अणु हैं उनकी ऊष्मा उनसे संपर्क वाले निचले अणुओं में स्थानांतरित हो जाएगी और फिर वो ऊष्मा धरातल में स्थानांतरित हो जाएगी और इस प्रकार से वायुमंडल क्रम से ठंडा होगा। तो ये संचलन या परिचालन की प्रक्रिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे वायुमंडल को गर्म व ठंडा करने के लिए। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के तापन या शीतलन के लिए जिम्मेदार तीसरा कारक जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से ऊष्मा प्राप्त करता है, और वो है पार्थिव विकिरण। तो विकिरण की प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि विकिरण क्या है। तो विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु तापमान पाकर के जब गर्म हो जाती है तो उस वस्तु से ऊष्मा तरंगों के रूप में फैलने लगती है, तरंगों के रूप में चारों ओर विकिरित होने लगती है और ऊष्मा की यही तरंगें विकिरण के नाम से जानी जाती है। और इस विकिरण का एक सिद्धांत है कि इसमें किसी वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा विकिरण की तरंगों का तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है तो जिस वस्तु का ज्यादा टेम्परेचर होगा उससे तुलनात्मक रूप से लघु तरंगों वाला विकिरण होगा और जिस वस्तु का टेम्परेचर कम होगा उससे तुलनात्मक रूप से अधिक दीर्घ तरंगों वाला विकिरण होगा। और यही कारण है कि हम यदि सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो लघु तरंगी है और पृथ्वी तुलनात्मक रूप से बहुत कम गर्म होती है और पृथ्वी से होने वाला जो विकिरण है वो दीर्घ तरंगों वाला विकिरण होता है। तो इस प्रकार से, और हम वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की बात कर रहे हैं तो हमारे वायुमंडल को गर्म करने में मुख्य भूमिका पार्थिव विकिरण ही निभाता है। ऊष्मा, पृथ्वी की ऊष्मा बजट में हमने देखा कि हमारा वायुमंडल 34% ऊर्जा पार्थिव विकिरण से ही विभिन्न रूपों में प्राप्त करता है। तो हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को प्राप्त करके गर्म होता है और गर्म होने के बाद में ये ऊष्मा विभिन्न रूपों में विकिरित होती है और उस विकिरित हुई ऊष्मा को हमारा वायुमंडल अवशोषित करता है और इस पार्थिव विकिरण के द्वारा ही वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो ये वायुमंडल को गर्म और ठंडा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है पार्थिव विकिरण। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार अगला कारक या अगली विधि जिसको हम संवहन के नाम से जानते हैं। और संवहन वह विधि है जिसमें किसी पदार्थ की जो मात्रा या द्रव्यमान है वो द्रव्यमान एक स्थान से स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान तक पहुंचता है और इस तरीके से वो अपने साथ तापमान की कंडीशन को भी दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, जिससे तापमान का स्थानांतरण होता है और वायुमंडल का तापन व शीतलन होता है। तो यदि हम वायुमंडल के संदर्भ में ही संवहन की बात करें तो इस संवहन में हमारी पृथ्वी जो सूर्य से मुख्य रूप से ऊष्मा प्राप्त करती है तो पृथ्वी का धरातल गर्म होता है और गर्म होकर के पृथ्वी के धरातल के संपर्क वाली जो वायुमंडल की परत या वायु की परत है वो भी गर्म होती है और गर्म होकर के वो ऊपर उठने लग जाती है। गर्म होकर के वायुमंडल के जो परत है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और इस प्रकार से ऊपर उठती हुई वायु अपने साथ तापमान की दशाएं भी लेकर के उसका निश्चित तापमान है और वो तापमान की वजह से वायु का पूरा द्रव्यमान एक स्थान से लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसे हम संवहनीय हवाएं या संवहन के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से निचली परतों से अधिक तापमान वाली जो वायु है वायुमंडल की ऊपरी क्षेत्र में पहुंच जाती है और वायुमंडल के ऊपरी परतों तक तापमान पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म होती हैं। तो ये संवहन की प्रक्रिया है।
और वायुमंडल को गर्म करने में संवहन भी मुख्य भूमिका निभाता है। और संवहन की प्रक्रिया ज्यादातर गर्म या उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर धरातल का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और इस वजह से धरातल के संपर्क वाली हवा गर्म होकर के क्रम से ऊपर उठती है। संवहनीय हवाएं निरंतर रूप से वहां उत्पन्न होती रहती हैं और इस संवहन के द्वारा निचली परतों की गर्म हवा ऊपरी परतों तक पहुंच करके पूरे वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के तापमान और शीतलन के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और वो है रुद्धोष्म विधि, जिसको अंग्रेजी में एडियाबेटिक चेंज के नाम से या एडियाबेटिक चेंज रेट के नाम से जानते हैं। तो रुद्धोष्म विधि तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें वायुमंडल की जो वायु है, वायु की एक निश्चित मात्रा है, एक निश्चित आयतन, वो ऊपर उठता है और या फिर ऊपरी क्षेत्र की जो वायु है वो नीचे की ओर आती है। तो क्रम से ऊपर उठती या नीचे की ओर आती हुई वायु का जो निश्चित मात्रा है वो ऊपर उठने की वजह से उसका प्रसार होता है दबाव कम होने के कारण, और उसके आयतन में वृद्धि होती है और वायु के आयतन में वृद्धि के कारण उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कम हो जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि इस रुद्धोष्म विधि में वायु के ऊपर उठने या ऊपर से नीचे जाने पर उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन की वजह से ही तापमान में परिवर्तन होता है, जबकि इस वायु में कहीं भी ना तो बाहर से ऊष्मा शामिल होती है और ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर की ओर विसर्जित होती है। अर्थात ऊष्मा का ना तो आदान प्रदान कुछ भी हुआ, ना ऊष्मा आई और ना ही ऊष्मा इसमें से नष्ट हुई, लेकिन फिर भी वायु के एक निश्चित वॉल्यूम में, वायु के एक निश्चित क्षेत्र में उसके आयतन के बदलने की वजह से तापमान का परिवर्तन हो जाता है और इस तापमान के परिवर्तन को रुद्धोष्म दर के नाम से जाना जाता है। रुद्धोष्म ताप पतन दर के नाम से जानते हैं। और इसमें भी रुद्धोष्म, तो इस विधि से भी जो है जब हवा निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ जाती है, वायुमंडल की निचली परतों से वायु ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने पर क्रम से फैलती है, आयतन का विस्तार होता है और टेम्परेचर डाउन होता है और इस तरीके से हवा ऊपर जाने पर क्रम से ठंडी होती है। और इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करें कि कोई भी वायु का द्रव्यमान यदि ऊपर से नीचे की ओर आता है अधिक दबाव की वजह से, तो ऊपर से नीचे आती हुई वायु क्रम से सिकुड़ती है और उसका आयतन कम होता है और आयतन कम होने की वजह से उसके अणु पास पास आते हैं और इस वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये जो तरीका है जिसमें ऊष्मा का ना तो बाहर से प्राप्त हुई और ना ही अंदर की जो ऊष्मा थी वो विलुप्त हुई या नष्ट हुई, लेकिन फिर भी वायु के तापमान में अंतर आ जाता है, तो इस तरीके को, इस विधि को रुद्धोष्म विधि के नाम से जानते हैं। और ये रुद्धोष्म विधि भी दो तरीके से है, दो प्रकार से है। यदि वायु की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो संतृप्त नहीं है, अर्थात वायु का सैचुरेशन नहीं हुआ है, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो 100% से कम है, अर्थात वो पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुई है, तो वो शुष्क रुद्धोष्म दर से जो है उसका तापमान परिवर्तित होगा। अर्थात नीचे से ऊपर की उठती हुई वायु यदि असंतृप्त है तो वो शुष्क रुद्धोष्म दर से ठंडी होगी और शुष्क रुद्धोष्म दर है 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो शुष्क या असंतृप्त हवा है वो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका कम हो जाएगा। और ऊपर से नीचे यदि कोई शुष्क वायु आती है तो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से उसका तापमान क्रम से बढ़ जाता है। और आर्द्र रुद्धोष्म दर, यदि वायु संतृप्त है, यदि उसकी जो आर्द्रता है वो 100% है, उसकी धारण क्षमता के बराबर उसमें आर्द्रता है, तो उस हवा को हम संतृप्त हवा कहेंगे। और यदि हवा संतृप्त है और संतृप्त हवा यदि ऊपर उठती है या फिर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसके आयतन में अंतर की वजह से जो तापमान का परिवर्तन होगा वो 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से होगा और इसको हम आर्द्र रुद्धोष्म दर के नाम से जानते हैं। तो अर्थात आर्द्र या संतृप्त जो हवा है यदि नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कम होगा और ऊपर से नीचे की तरफ आती है आर्द्र हवा तो 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो इसको हम आर्द्र रुद्धोष्म दर कहते हैं।
जबकि हमारे वायुमंडल का सामान्य ताप पतन जो विभिन्न अलग अलग ऊंचाइयों पर वायुमंडल की परतों का लिया गया औसत तापमान होता है, तो उसके पतन की जो दर है वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जो कि शुष्क और आर्द्र दोष्म दर के बीच की स्थिति है या बीच की पाई जाती है। तो इस प्रकार से वो सामान्य ताप पतन दर है। तो ये वायुमंडल के तापन और शीतलन करने वाले कारक थे, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म और ठंडा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।